हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई ठीक से चल रही है? चलिए, आज हम आपके लिए आपके कोर्स की एक पोएम लेकर आए हैं, माई गुड राइट हैंड। ये पोएम चार्ल्स मैके स्कॉटिश पोइट की है और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है, जो आपको जीवन से और आपके करियर से जुड़ी हुई है। हमें संबलन देगी, हमें मोटिवेशन देगी। जैसा कि हम पहले पिछली पोएम्स में मैं आपसे कितनी बार बात कर चुका कि पोएम को पढ़ने का जो ग्राउंड है वो स्ट्रक्चरल और थीमेटिक ग्राउंड उसका बेसिक रहता है, और उसके क्रम में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, चूँकि आपके स्तर से हम स्ट्रक्चरल बेस को ज़्यादा डील नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सीधे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी कोशिश हम करें इसको समझने का। पोएम का जो टाइटल है माई गुड राइट हैंड, ये यदि हम बात करें राइट हैंड, ये एक प्रकार से ईडियम है, और जनरल लाइफ में इस ईडियम का अर्थ राइट हैंड मीन्स सपोर्टर। इसका मतलब है मीन्स ट्रस्टेड, फुली ट्रस्टेड, ऐसा व्यक्ति जिस पर पूर्ण विश्वास हो। इसके लिए एक आपका ईडियम है माई गुड राइट हैंड। ये पोइटिक तरीके से यदि इसको हम बात करें तो ये एक प्रकार से सिंबॉलिक है। यहाँ डिक्शनरी मीनिंग के अलावा कंटेक्चुअल मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग चलेगा, उसके अर्थ में हम इसको यानी समझने का प्रयास करें। ग्रामेटिक और लिटरेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोएम में भरी पड़ी है, लेकिन चूंकि छोटी छोटी बातें जो आपके जनरल काम आती है क्वेश्चन आंसर पर्पस से, आपके सिलेबस के पर्पस से, उसी पर्पस से हम बात करेंगे। बच्चों, पोएम को जब बारीकी से हम देखते हैं एक नज़र में, तो आप देख रहे हैं कि इस पोएम में नज़र डालने पर हमें पता लगता है कि इसमें 4 स्टेंजाज हैं, और प्रत्येक जो स्टेंजा है वो 4 लाइन से बना है। हम स्ट्रक्चरली इसमें राइमिक जो सिस्टम है, रिदमिक जो आपका सिस्टम है, और राइम स्कीम है, आपका मीटर है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन आपके पर्पस से ही हम इसको बात करें तो इस कविता में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि आपको मोटिवेशन देगा, मोटिवेशनल मैसेज है। पोएम को हम और बारीकी से जब देखते हैं इसकी थीमेटिक तरीके से, तो मुझे जहाँ तक इस पोएम की जो थीम, सेंट्रल आइडिया और मैसेज और इसका जो कंटेंट है, इसका टेक्सचुअल जो एम्ब्रॉयडिंग है, उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि ये पोएम इमेजिनेटिव है। पोइट ने, कवि ने अपने आप पर लागू करके, अपने आप पर ढालकर एक ऐसी विषय वस्तु प्रेजेंट की है जिसमें कवि पूरी कविता में फर्स्ट पर्सन में बोला है, फर्स्ट पर्सन के रूप में कविता प्रस्तुत की है। स्पीकर थ्रू आउट इन दिस पोएम इज पोइट। पोइट के लिए आई प्रयोग हुआ। और हम जनरली देखते हैं कविताओं को थीमेटिक बेस पर जो समझने का प्रयास करें, तो उसमें पिछली मेरी वीडियोस में भी आपने बहुत सी कविताओं में महसूस किया होगा, उसके एक्सप्लेनेशन में, इंटरप्रिटेशन में, कि कविता थीमेटिक बेसिस पर 2 प्रकार की होती है, आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इस कविता में कंटेंट थीम से गुजरने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये कविता सब्जेक्टिव है। कवि ने अपने आप से रिलेट कर विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें यदि देखेंगे तो पोएम में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स प्रयोग हुई है। फ्रेजल वर्ब्स का अपना वर्ड मीनिंग न होकर उनका उसका अंडरलाइंग मीनिंग हमें समझना पड़ता है, क्योंकि टाइटल ही ईडियमेटिक है, ईडियम प्रयोग हुआ है। इसमें आगे
पूरे स्टेंजाज में कुछ तो आपकी फ्रेजल वर्ब्स है जिनके अर्थ के अंडरलाइंग मीनिंग के रेफरेंस में ही हमें इस पोएम को समझना पड़ेगा। हम बार बार इस चीज़ पर आपका ध्यान भी आकर्षित करते रहते हैं कि हम साहित्य में, लिटरेचर में, पोइट्री में कंटेक्चुअल वर्ड के रेफरेंस में ही हम पंक्तियों को, लाइंस को समझेंगे, तब वो कोरिलेट हो पाएगा कि कवि ने किस थीम से संबंधित क्या बात की है। हम सीधे आपसे यदि बात करें तो उसमें ग्रामेटिकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बारीकी से हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक से अप्रत्यक्ष रूप से यदि उस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं तो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में वो हेल्पफुल होता है। वो हमें दूसरे अन्य इस तरह के जो कोर्सेज है, अन्य इस तरह की जो टॉपिक्स है, आइदर फ्रॉम प्रोज और पोइट्री, वो बड़ा हेल्पफुल हमारे लिए होता है। लेकिन मैं बहुत छोटे तरीके से आप ही के स्तर से इस कविता को इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं। आइए हमसे जुड़िए। एक और आपसे निवेदन ही रहेगा, मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि जब कभी भी आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखें। हमारा केवल प्रयास आपकी हेल्प है। हम जितना हमारे पास संसाधन है उस तरीके से हमें वीडियो आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो आप पूरा टेक्स्ट व लाइंस को देखेंगे तो आपको वो समझ आएगा, बार बार सुनेंगे तब समझ आएगा, बार बार उसको कोरिलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यदि आपने अच्छी तरह से ध्यान से सुना है तो आपको ये बिल्कुल निश्चित है, ये तय है कि आपको पीछे दिए हुए क्वेश्चंस में बिल्कुल भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आइए हम टेक्स्ट से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं सीधे सीधे। हमारी कविता का जो पहला स्टेंजा है उसमें पोइट स्टार्ट्स टू स्पीक। कवि कहते हैं आई फेल इनटू ग्रीफ। आप एक और चीज़ नोट करेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगी तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है आपको यानी बड़े हाईलाइट करने के प्रयास से डार्क करके दे रहे थे। बहुत थ्रू आउट द स्टेंजाज, सारे स्टेंजाज में कवि का ध्यान इस बात पर रहा कि आप इन शब्दों को जो हाईलाइट कर रखे हैं इनको बारीकी से समझने का प्रयास करें, तो आपको ये कविता जिस सेंस में कही गई है उस सेंस में आपको समझ आएगी। He fell into grief and began to complain। सीधे हम बात कर रहे हैं। Poet starts to speak as soon as the stanza starts। जो ही स्टेंजा आपका स्टार्ट हुआ, poet starts to speak as a first person in first person। poet applies here I। कवि ने यहाँ आई का प्रयोग किया और आई कवि के स्वयं के लिए प्रयोग हुआ। फेल इनटू ग्रीफ, यहाँ फेल मीन्स फंस जाना किसी समस्या में, और आगे वर्ड बता रहा है किसमें, ग्रीफ। ग्रीफ का डिक्शनरी मीनिंग यदि हम लेते हैं और इस पोएम के रेफरेंस में लेते हैं, देयर आर सो मेनी मीनिंग्स। ग्रीफ मीन्स सोरो, ग्रीफ मीन्स आपका फंसना। तो यहाँ पर कवि कह रहा है आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन में ग्रीफ मीन्स यहाँ कवि ने जो हाईलाइट की थीम वो है एडवर्ड जीटी। यहाँ कवि का ग्रीफ से रेफरेंस है पॉवर्टी, गरीबी। एक बार ऐसा कवि ने एक प्रकार से कल्पना करके रखा विषय वस्तु को कि मैं गरीबी में फंस गया, एंड बिगिन टू कंप्लेन, और मैंने मेरी गरीबी की चर्चा करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स टू शेयर अदर्स, अन्य लोगों से, अन्य साथियों से, मित्रों से मैंने मेरी गरीबी की स्थिति को चर्चा करना शुरू किया। मैंने उनसे शेयर करना शुरू किया। क्या शेयर करना शुरू किया? दैट ही इज़ इन मिजरेबल कंडीशन, वह बड़ी दयनीय स्थिति में, गरीबी की स्थिति में है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, यहाँ आप देख रही हैं सबसे पहले लुक्ड,
और उसके साथ आपका जुड़ा हुआ फॉर, ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया। हम जानते हैं किसी भी वर्ब के साथ यदि प्रीपोजिशन लग जाए और प्रीपोजिशन लगकर वो पेयर के रूप में यदि आता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब ग्रामेटिकल तरीके से कहते हैं, या फ्रेजल वर्ब के रूप में। अब आप देखिए इसका जो अर्थ बनेगा, लुक्ड फॉर ए फ्रेंड मीन्स, सिमिलर यदि मीनिंग करें तो सीक मीन्स मैंने मित्र तलाशा। एक ऐसी स्थिति में, गरीबी की स्थिति में, मैंने गरीबी की स्थिति में कोई मित्र तलाशा, बट आई सॉट हिम वैन। फिर आपका इन वैन आ गया, ये आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में है फ्यूटाइल। हम इसको इंग्लिश में यदि बोलें तो इसको कहेंगे फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ। मैंने जब आपका यहाँ सॉट को भी डार्क कर रखा है, इसका मीनिंग है ये सेकंड फॉर्म है किसकी, सीक, SEEK, सीक जो वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म है, और उसका मतलब भी यानी ढूंढना, तलाशना। हिम इन वैन मीन्स मैंने उसे व्यर्थ पाया, से मतलब है नो हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड। पोइट ट्राइड टू हैव अ फ्रेंड हु कैन हेल्प हिम इन हिज एडवर्सिटी, जो उसकी इस स्थिति में, इस दयनीय, इस गरीबी की स्थिति में सहायता कर सके। लेकिन कभी ने देखा कि ये सब बेकार रहा। कंपेनियंस वर शाई, कंपेनियंस मीन्स साथी। साई, यहाँ साई का मतलब है, वैसे सामान्य तरीके से डिक्शनरी मीनिंग आपको बताएगा शर्मीला, लेकिन चूंकि हमें कंटेक्चुअल रेफरेंस में बात करनी है, साई से मतलब ये देवर नॉट रेडी टू हेल्प हिम मीन्स दे सेपरेटेड फ्रॉम हिम, फ्रॉम पोइट। जो ही कवि ने अपनी गरीबी उनसे शेयर की, दैट मीन्स जो ही गरीबी में उसकी हेल्प चाहिए, तो कवि ने पाया कि उनका किसी तरह का सहयोगात्मक यानी रवैया नजर नहीं आया। एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, यहाँ एक्विटेंस मीन्स भी परिचित, परिचित पहचान वाले लोग, साथी लोग, वर कोल्ड। या फिर आपका जो वर्ड है इसको आपको सिंबॉलिक रूप में, कंटेक्चुअल रूप में समझना पड़ेगा। कोल्ड मीन्स यहाँ मीन्स आउट ऑफ हेल्प, दे वर नॉट इन मूड टू हेल्प पोइट, दे गेव मी गुड काउंसिल। यहाँ जो आपकी लाइन है ये आयरनिकल है, आयरनिकल अप्रोच में आपकी लाइन है। दे यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन जो आया है ये किसके लिए आया, ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। व्हाट डज द वर्ड दे मीन हियर, और यूँ कहा जा सकता है द वर्ड दे स्टैंड फॉर, तो ये आपका फ्रेंड, आपका कंपेनियंस और एक्विटेंस, इनके लिए यूज हुआ। गिव मी गुड काउंसिल, मुझे अच्छी अच्छी सलाहें उन्होंने दी। कवि आयरनिकल, पोइट आयरनिकली स्पीकिंग, व्यंग्यात्मक रूप से कवि बोल रहा है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने के बजाय उन्होंने अच्छी अच्छी सलाहें दी। दैट मीन्स क्या हुआ, शायद ऐसा कहा होगा, आप टू गेट ऑफ, टू रिड ऑफ योर पॉवर्टी, आप ऐसा करें, ऐसा करें, इस तरह की सलाह, अच्छी अच्छी सलाह उन्होंने दी। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, यहाँ बच्चों गोल्ड मीन्स भी यूँ आप यदि कहेंगे तो गोल्ड मेटल, लेकिन यहाँ गोल्ड मीन्स मनी, यानी धन देने में वो दूर रहे। ड्रेडेड, ड्रेडेड डरे। अब यहाँ से मतलब है कि वो धन देकर किसी तरह से आर्थिक सहायता उन्होंने नहीं दी, केवल मात्र उन्होंने शाब्दिक तरीके से उन्होंने उसे सलाह दी कि ऐसा आप करें, ऐसा करें, गरीबी से
छुटकारा पाने के लिए ये प्रयास करें, ये प्रयास करें। शायद कवि इस लास्ट की जो लाइन है इसमें आयरनिकली द बिहेवियर ऑफ द पीपल, जो लोगों का व्यवहार है, परिस्थितियों में किस तरह से लोग अपना रुख मोड़ लेते हैं, किस तरह से लोग दूर हो जाते हैं, ये कवि कहना चाहता है। कविता का जो पहला स्टेंजा है यही कविता की थीम रखता है। आइडिया लाइज इन फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अब देखिएगा सेकंड स्टेंजा जिसमें कवि ने सबसे पहले लेट देम गो, आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड कोमाज में है, आई एक्सक्लेम्ड। दैट मीन्स इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखने का मतलब ये है, ये क्वेटेड किया गया है, ये किसी का, और ये अंतर्मन, कवि के अंतर्मन की, कवि के अंतर्मन ने कहा, क्या कहा? लेट देम गो, छोड़ो उन्हें, रहने दो उन्हें, उनको छोड़ो। किनको छोड़ो? फ्रेंड, कंपेनियंस और एक्विटेंस, जिनसे कवि ने उम्मीद लगाई थी कि किसी प्रकार की सहायता मिलेगी, लेकिन कवि के अंतर्मन ने कहा कि इन्हें छोड़ो, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। और कवि को अंतर्मन ने उसको जवाब दिया, उसको अंतर्मन से एक आंसर मिला। क्या मिला? आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। यहाँ फिर आपका एट साइड मीन्स इन फेवर। मेरा एक मित्र है, मेरा अपना एक मित्र है। कौन है? ये कवि आगे की पंक्तियों में बताएंगे और किस लिए है। पहले ये बताना चाह रहे हैं कवि, मित्र जो है वो किस लिए है और कौन है। टू लिफ्ट मी, यहाँ टू लिफ्ट मी मीन्स टू एनकरेज मी। आप बार बार देख रहे हैं कि किसके लिए यूज हो रहा है, कवि के लिए यूज हो रहा है। ग्रामेटिकली आपका मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। एंड एड मी, एड मीन्स यहाँ हेल्प, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, वाट एवर बी टाइट, या किसी भी तरह की और परेशानी, और यानी मेरी परेशानी उसमें कोई भी हो, समस्या हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। अंतर्मन ने कहा क्या? कि अन्य लोगों पर विश्वास करना। आपका ये जो यहाँ है टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये भी ईडियम है। इट मीन्स टू बिल्ड कैस्टल ऑन द डेजर्ट ऑन द सैंड। दैट मीन्स रेत पर भवन बनाना, किले बनाना। दैट मीन्स असंभव प्रयास करना, अस्थिर प्रयास करना। कवि के अंतर्मन ने पाया कि जिन लोगों से, सांसारिक लोगों से, मित्रों से, परिचितों से, रिश्तेदारों से जिनसे उम्मीद लगा रहा था, वो तो ठीक इस प्रकार से था कि अस्थायी रूप से, जिस प्रकार कोई अज्ञानी व्यक्ति दलदल में रेत पर कोई किला बनाए जो स्थिर नहीं होता, वो अस्थायी होगा, वो किसी भी तरह गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह से उनके लिए वो कहना चाह रहा। आई विल ट्रस्ट, अब कवि क्लियर करना चाहते हैं इस लाइन में, आई विल ट्रस्ट में विश्वास करूंगा। यहाँ आप एक और देखेंगे, यदि हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स आपका सर्टेनिटी को शो करता है। दैट मीन्स पोइट इज कॉन्फिडेंट, पोइट हैज बिलीफ इन ओन कॉन्शियस। कवि अपने आप पर भरोसा करता है, बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। यहाँ हमें क्लियर कर दिया कविता की थीम जो है, कविता का सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ यानी निकल कर आ रहा है। हियर क्लियर, यहाँ स्पष्ट होता है कवि किस में विश्वास करता है। कवि पहला विश्वास करता है हेवन, हेवन मीन्स गॉड। पहला विश्वास
poet believes in God, poet believes in the grace of God and good right hand। यहाँ फिर आप देखेंगे दूसरा जो विश्वास अपने आप पर, गुड राइट हैंड अपने कर्म पर, हार्ड वर्क पर। पोइट हियर से, कवि यहाँ कहते हैं थीमेटिकली that if one wants to come off the miserable conditions, no one can help, no one help, कोई सहायता नहीं करेगा संसार का व्यक्ति, न आपका दोस्त, न आपके साथी, न आपके परिचित मीन्स रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, केवल आपका इस दुनिया में सहायता करने वाला सबसे पहला ईश्वर, और दूसरा आप अपने आप। आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपने आप की सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा यह है कवि विश्वास करता है अपने हार्ड वर्क पर, अपनी कठिन मेहनत पर, अपने कठिन परिश्रम पर। दो चीज़ें हमारे सामने आई। वेरी फर्स्ट, God believes in the grace of God, poet believes in the grace of God, and second, poet believes in his own hard work and my courage revived। यहाँ my courage ये पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी अप्रोच है जो हमें क्लेरिफिकेशन देती है। यहाँ देखेंगे माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट। मेरे दुर्दिनों में, मेरे कठिन परिस्थितियों में, मेरे दुर्भाग्य के समय, मेरी गरीबी के समय मुझे अपने आप किसने, मेरे हौसले ने, मेरे साहस ने क्या किया? मुझे फिर ऊर्जावान किया, उत्साहित किया, एनर्जेटिक किया अपने कार्य के प्रति। माई फेवर फॉर्चून्स डेस्पाइट, कि किस तरह से मेरा जो फॉर्चून मीन्स किस तरह से, यानी जो मैं गरीबी में फंस गया, गरीबी के दिन मुझे देखने पड़े, उन यानी जो सर्कमस्टांसिस में एकमात्र मेरा अपना स्वयं का हौसला था जिसने मुझे उनसे यानी जो है दूर किया, से मतलब है मुझे ऊर्जावान किया, मुझे आसान्वित किया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? जो ही कवि को अपना स्वयं से मनोबल मिला, आत्मविश्वास जागा, तो क्या कहा? एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। क्या? तो मुझे और मेरा कर्म, यहाँ चूंकि हम हैंड राइट हैंड से जो बात कर रहे हैं, गुड राइट हैंड से हम जो बात कर रहे हैं कि हार्ड वर्क उसका सिंबल है, तो यहाँ क्या हो रहा है? माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज स्पिरिट वाज लाइट। स्पिरिचुअली मैं ऊर्जावान एज लाइट मीन्स कहने का मतलब आशा से भर गया, और मैंने और यानी कठिन परिश्रम किया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? वेन पोइट गोट एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज ओन कॉन्शियसनेस, जब कवि को अपने ही स्वयं आत्म यानी जागृति हुई, कवि को जब अपना आत्मसम्मान स्वयं महसूस हुआ और उससे साहस मिला, उससे आशा हुई, और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? कठिन परिश्रम किया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, जिससे मेरी पीड़ा, मेरा दुख यानी क्या हो गया? इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, यानी मेरा दर्द, मेरा दुख यानी चला गया, कम हो गया। और जब कठिन परिश्रम किया, ईश्वर में विश्वास किया, तो एज ए परिणाम स्वरूप कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं जो एडवर्जिटी के समय, पावर्टी के समय जो निराशा से भर गया था,
जो दूसरे लोगों से उम्मीद करता था सहायता की, और जब उनसे महसूस किया कि दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता, जब उनको मैंने निष्क्रिय पाया, जब मैंने ऐसा देखा कि सब सहायता के नाम पर बहाने बनाए, उन्होंने मुझे मेरा हितैषी साबित किया, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो धन देकर किसी आर्थिक सहायता से सहायता नहीं की। मैंने अपने आप को हौसला देकर जब कठिन परिश्रम किया तो मेरा सारा यानी दुख चला गया। इट फेड मी एंड क्लेड मी। और क्या हुआ, जब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो मुझे आर्थिक मेरा इकोनॉमिकल जो लेवल था वो यानी सुधरने लगा। यहाँ यदि हम वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग चलें तो फेड मी, इसका एक मीनिंग तो होगा यानी कहने का मतलब भोजन उपलब्ध कराना, मीन्स अच्छा यानी भोजन मिलने लगा मुझे। एंड आई क्लेड मी, क्लेड का मतलब है वस्त्र आदि, इससे मतलब है, लेकिन इन दोनों का पर्सोनिफिकेशनल मीनिंग है। मेन चीज़ जो यहाँ कवि बताना चाहते हैं वो है आपका कॉन्शियसनेस, अवोक, मेरा यानी आत्मसम्मान जाएगा। और परिणाम स्वरूप सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से मुझे साहस मिला, मैंने कठिन परिश्रम किया एंड अगेन, और मेरा सुधार होता गया। ये भी आपका यानी ईडियम वर्ड है, अगेन एंड अगेन मेरा सुधार होता गया। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कविता का जो लास्ट स्टेंजा है, अब आपका ये बताना चाहता है कि जब कवि गरीबी से उबर गया, कवि के अच्छा समय आ गया, तो क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसे छोड़ दिया था, साथ छोड़ दिया था, केम बैक एवरीबडी केम, हर व्यक्ति यानी लौट आया। एंड डार्केस्ट एडवाइजेज लुक्ड ब्राइट एज द सन, और मेरा वो डार्केस्ट यहाँ वर्ड यूज कर रखा है एडवाइजर्स, जो मुझे निराशा में छोड़कर गए थे, वो लुक्ड ब्राइट एज द सन। यहाँ आपका लुक्ड ब्राइट से मतलब है खुश मिजाज और अच्छा चेहरा लिए, और वो क्या, एज द सन मीन्स कहने का मतलब ऐसा जो ही मेरा अच्छा समय आया तो मेरी सहायता के लिए या यानी मुझसे दोस्ती बरकरार रखने के लिए फिर से वो मुझसे जुड़ गए, पुनः मुझसे यानी जो है उनका मेल मुलाकात उन्होंने बढ़ाया। आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे ऐसे दोस्तों की, फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स, जो समय के अनुरूप दोस्ती करते हैं, रिश्ता निभाते हैं, ऐसे मित्रों से मुझे किसी तरह की उनकी आवश्यकता नहीं थी। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और कवि यहाँ कहते हैं कि मैंने उनको ये महसूस करवाया। आई मेड देम फील दैट आई नीड नो मोर ऑफ सच फ्रेंड्स हु आर नॉट गुड वन, जो केवल मात्र दिखावा करते हैं, लिपि सिंपैथी रखते हैं, केवल मात्र शाब्दिक सिंपैथी रखते हैं, समय आने पर जो सहायता नहीं करते। इसलिए मैंने उनको ये महसूस करवाया जब वो लौटे, जब उन्होंने ऐसा जताया मुझे कि वो उनके मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, तो मैंने उन्हें महसूस करवाया। एज दे ऑल अंडरस्टैंड एंड दे रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस भी किया। क्या, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी। यहाँ देखिए बच्चों, लास्ट में दी दो बार वर्ड यूज हुआ, आई दो बार वर्ड यूज हुआ, और पहला जो आपका सेंटेंस फ्रेज है उसमें आई थैंक दी। यहाँ ईश्वर के लिए कवि ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने
मुझे ऐसी विकट परिस्थिति में हौसला दिया। ईश्वर की कृपा मुझ पर रही, उसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आई ट्रस्ट दी। और चूंकि कवि का अपना कॉन्शियसनेस, कवि का अपना अंतर्मन का जो हौसला है, उसने जो उसका हार्ड वर्क है, जो उसने कठिन परिश्रम किया, जिससे ऐसी परिस्थिति से वो निवृत्त हुआ, कवि उसे भी धन्यवाद देता है। दैट मीन्स पोइट इज थैंकफुल very first to the grace of God and secondly his own hard work. My good right hand, my good right hand। और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क से कवि ने अपना सेंटेंस खत्म किया। दैट मीन्स मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, मैं मेरे कठिन परिश्रम का शुक्रगुजार हूँ। ये जो लास्ट लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है टू मैसेज। कवि इस बेस लाइन से मैसेज देना चाहता है और इस बेस लाइन का मैसेज यही है कि दुनिया में बनावटी दिखावी जो मित्र, रिश्तेदार और साथी हैं, ये कोई सहायता नहीं करेगा। केवल यदि आपको जीवन में सफल होना है तो अपना स्वयं का कठिन परिश्रम और ईश्वर की मेहरबानियाँ ही आपका साथ देगी। इस कविता के इस मैसेज के साथ मुझे एक कवि बैकल की पंक्तियाँ याद आती हैं। और बैकल ने एक जगह का मांगन पानी जग के खारे सागर से, बहुत मोटिवेशनल पंक्तियाँ हैं जिन्हें मैं अक्सर बच्चों से शेयर करता हूँ। क्या कहा बैकल ने, जो कि इस कविता की थीम और मैसेज से रिलेटेड है। मांगन पानी इस जग के खारे सागर से, तेरी प्यास बुझेगी अपने ही गागर से, तेरी प्यास बुझेगी अपनी ही गागर से। बच्चों थैंक यू। मुझे लगता है आपको समझ आएगी। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।